हेलो स्टूडेंट। आज हम फेमा एक्ट के पार्ट फिफ्थ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। फेमा एक्ट के अंतर्गत पांचवें अध्याय पार्ट फिफ्थ में हम अभिनिर्णयन एवं अपील, प्रवर्तन निर्देशालय और फेमा एक्ट के अंतर्गत विविध प्रावधान के संबंध में चर्चा करेंगे। अभिनिर्णयन एवं अपील के अंतर्गत हम अपीलेट न्यायाधिकरण का स्टाफ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपीलेट न्यायाधिकरण का स्टाफ, इसके संबंध में केंद्रीय सरकार का क्या दायित्व है, इसकी अधीनता कहाँ है, वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें क्या हैं, इनका हम क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करेंगे। तो केंद्रीय सरकार का दायित्व, फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील के कार्यालय के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारीगण तथा अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का दायित्व केंद्रीय सरकार का होगा। नेक्स्ट है अधीनता। फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील के कार्यालय में कार्यरत अधिकारीगण तथा अन्य कर्मचारीगण अध्यक्ष के जनरल सुपरिटेंडेंट तथा विशेष निर्देशक अपील के अधीन कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अपीलेट न्यायाधिकरण के स्टाफ के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें। तो फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता तथा अन्य सेवा शर्तें वही रहेंगी जो कि निर्धारित की गई हों। अगला चरण हम देखेंगे अपीलेट न्यायाधिकरण की कार्यविधि एवं शक्तियां। इसमें पहला है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से शासित होना। फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील नागरिक क्रियाविधि संहिता 1908 की कार्यविधि से शासित न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों से शासित होंगे। नेक्स्ट है नागरिक कार्यविधि संहिता 1908 के अंतर्गत नागरिक न्यायालय के समान अधिकार। फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील को अपने कार्यों का निष्पादन करने में नागरिक कार्यविधि संहिता 1908 के अंतर्गत नागरिक न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये अधिकार कुछ मामलों में विवाद का निपटारा करते समय प्राप्त होंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति की बाध्यता तथा उसे शपथ दिलाने के संबंध में, प्रलेखों की वसूली एवं प्रस्तुत करने के संबंध में, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने के संबंध में, किसी कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख तथा प्रलेख की प्रतिलिपि लेने के संबंध में, गवाहों अथवा प्रलेखों का परीक्षण करने हेतु आदेशों का निर्गमन करने के संबंध में, अपने निर्णयों की समीक्षा करने के संबंध में, त्रुटि के निरूपण को खारिज करने अथवा एक पक्षी मामले को तय करने के संबंध में। नेक्स्ट है आदेश का निष्पादन।
फीमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण अथवा विशेष निर्देशक अपील द्वारा दिए गए आदेश का नागरिक न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री के समान निष्पादन होगा। इन दोनों को नागरिक न्यायालय के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है आदेश का पारेषण किया जाना। फीमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण अथवा विशेष निर्देशक अपील अपने आदेश का पारेषण नागरिक न्यायालय को कर सकते हैं और नागरिक न्यायालय उसे अपने द्वारा दिए गए आदेश के समान क्रियान्वित करेगा और ऐसा स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट है न्यायिक कार्यविधि के समान। फीमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील के समक्ष की जाने वाली समस्त कार्यविधियां भारतीय दंड संहिता के अधीन न्यायिक कार्यविधियां मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक अपील को इस उद्देश्य के लिए नागरिक न्यायालय भी माना जाएगा। अगला चरण है पीठों में कार्य का विभाजन। पीठों में कार्यों का विभाजन। फीमा एक्ट के अंतर्गत जहां पर पीठों की स्थापना की गई है, अध्यक्ष अधिसूचना द्वारा अपीलेट न्यायाधिकरण के कार्यों का वितरण पीठों में कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पीठ द्वारा विचार करने के लिए केस भी दे सकता है। नेक्स्ट है केसों का हस्तांतरण करने के अध्यक्ष के अधिकार अथवा शक्ति। किसी भी पार्टी द्वारा आवेदन करने और उस पर सुनवाई हो जाने के पश्चात अध्यक्ष एक पीठ में प्रस्तुत केस को दूसरी पीठ में हस्तांतरित कर सकता है। नेक्स्ट है बहुमत से निर्णय। फीमा एक्ट के अंतर्गत यदि किसी दो सदस्यों वाली पीठ के सदस्यों के मध्य किसी बिंदु पर मतभेद उत्पन्न हो गया है तो वे उस बिंदु अथवा बिंदुओं को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो या तो उन पर स्वयं सुनवाई करेगा अथवा अपीलेट न्यायाधिकरण के किसी अन्य सदस्य अथवा सदस्यों के समक्ष निर्णय हेतु भेज देगा। इसमें यदि निर्णय बहुमत से होगा, इसमें वह सदस्य भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने केस के प्रारंभ में सुनवाई की थी। नेक्स्ट है प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करने में वैधानिक सलाहकार अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा सरकार से सहायता लेने का अपील करने का अधिकार। फीमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण अथवा विशेष निर्देश अपील के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय संबंधित व्यक्ति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा किसी वैधानिक सलाहकार अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता ले सकता है। इसी प्रकार केंद्रीय सरकार अपील के संबंध में केस को प्रस्तुत करने के लिए एक या एक से केस को प्रस्तुत करने के लिए एक या एक से
अधिकार वैधानिक सलाहकारों अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंटों अथवा अपने अधिकारियों को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट है सदस्यों का सरकारी अधिकारी माना जाना। फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण तथा विशेष निर्देशक का अध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त अन्य अधिकारीगण तथा अधिनिर्णयन अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अधीन सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। नागरिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं। फेमा एक्ट के अंतर्गत कोई भी नागरिक न्यायालय ऐसे किसी भी मामले पर विचार नहीं करेगी जो कि निर्णयकर्ता अधिकारी अथवा अपीलेट न्यायाधिकरण अथवा विशेष निर्देशक अपील के क्षेत्राधिकार में आता है। अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने के लिए अधिकृत हो। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में नागरिक न्यायालय अंतरिम आदेश भी नहीं दे सकेगी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के समक्ष अपील। फेमा एक्ट के अंतर्गत अपीलेट न्यायाधिकरण अथवा विशेष निर्देशक अपील के निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित व्यक्ति उक्त निर्णय अथवा आदेश के पारित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। अगले चरण में हम प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहला जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना। प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी। इसमें निर्देशक उतनी संख्या में अन्य अधिकारीगण अथवा अधिकारी गण का वर्ग होगा जितना कि केंद्रीय सरकार उचित समझे, और ये अधिकारीगण फेमा अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी माने जाएंगे। नेक्स्ट, सहायक प्रवर्तन निर्देशक के नीचे के पद पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति। फेमा एक्ट के उपधारा 1 के प्रावधानों के बिना पूर्वाग्रह के केंद्रीय सरकार प्रवर्तन निर्देशक अथवा अतिरिक्त प्रवर्तन निर्देशक अथवा डिप्टी प्रवर्तन निर्देशक अथवा सहायक प्रवर्तन निर्देशक को सहायक प्रवर्तन से नीचे के पदों पर प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत कर सकती है। प्रवर्तन अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य। फेमा एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों एवं सीमाओं के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग कर सकता है तथा कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है। नेक्स्ट, तलाशी लेने तथा अभिग्रहण करने के अधिकार। फेमा एक्ट के अंतर्गत प्रवर्तन निर्देशक अथवा अन्य प्रवर्तन अधिकारीगण जो कि सहायक निर्देशक के पद के नीचे के हों, धारा 13 में संदर्भित उल्लंघन की जांच करेंगे। उपधारा 1 के प्रावधानों के बिना
किसी पूर्वाग्रह के केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी अथवा अधिकारियों के वर्ग को जो कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा रिजर्व बैंक में कार्यरत हों किंतु अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार के पद के नीचे के ना हो, उन्हें धारा 13 में संदर्भित उल्लंघन की जांच करने के लिए नियुक्त करेगी। नेक्स्ट है अन्य अधिकारियों को अधिकार देना। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जाना। फेमा एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा अथवा अन्य लगाई गई शर्तों एवं सीमाओं के अधीन किसी भी सीमा शुल्क अधिकारी अथवा किसी भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी अथवा किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी अथवा राज्य अधिकारी को प्रवर्तन निदेशक अथवा प्रवर्तन के किसी अन्य अधिकारी के अधिकारों तथा कर्तव्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत कर सकती है। नेक्स्ट है आयकर अधिकारियों के समान अधिकारों का उपयोग। फेमा एक्ट में उपधारा 1 में संदर्भित अधिकारीगण आयकर अधिकारी के समान अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। फेमा एक्ट के अंतर्गत कुछ और प्रावधान दिए गए हैं जिनका अध्ययन हम विविध प्रावधान के अंतर्गत करेंगे। इसमें पहला है कुछ मामलों में प्रलेखों की भांति परिकल्पना। फेमा एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रदान किया गया कोई प्रलेख या हम कह सकते हैं कि जहां पर कोई प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रदान किया गया हो अथवा किसी व्यक्ति के नियंत्रण से छीन लिया गया हो, दोनों ही मामलों में इस अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत अथवा भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, उल्लंघन की जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तो न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, यह मान लिया जाएगा कि जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाए, उस पर हस्ताक्षर तथा प्रलेख अन्य सभी भाग किसी विशिष्ट व्यक्ति से हस्तलिखित हैं अथवा न्यायालय के पास इस बात का विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि उस पर किसी विशेष व्यक्ति के हस्तलिखित हस्ताक्षर हैं और किसी प्रलेख के संबंध में जो कि निर्गमित अथवा साक्षांकित हो कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्गमित अथवा साक्षांकित था जो कि उससे संबंधित है। इस अधिनियम के क्रियाशीलन पर रोक। इसके संबंध में पहला है केंद्रीय सरकार के अधिकार। फेमा एक्ट के अंतर्गत यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति अथवा लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाए अथवा यदि सार्वजनिक हित में इसे अनावश्यक समझे, तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इसके क्रियाशीलन पर अनिश्चित काल अथवा निश्चित अवधि के लिए रोक लगा सकती है।
नेक्स्ट है अनिश्चित काल के लिए सामग्री लगाई गई, अनिश्चित काल के लिए लगाई गई रोक को हटाना। अनिश्चित काल के लिए लगाई गई रोक को हटाना। यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान के क्रियाशीलन पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस रोक को हटाए जाने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट है अधिसूचना का संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित प्रत्येक अधिसूचना को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संसद के दोनों सदन अधिसूचना में संशोधन कर सकते हैं अथवा उसे रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार को निर्देशन देने का अधिकार। इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार समय समय पर रिजर्व बैंक को सामान्य अथवा विशेष निर्देश जो भी वह उचित समझे दे सकती है। रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करते समय इन निर्देशों का केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगी। नेक्स्ट है कंपनियों का उल्लंघन। कंपनियों द्वारा उल्लंघन। कंपनियों द्वारा उल्लंघन में हम देखेंगे कंपनी की दशा में क्या उत्तरदायित्व है। इस अधिनियम के प्रावधानों किसी नियम निर्देशन आदेश को उल्लंघन करने वाला व्यक्ति यदि कंपनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कि उल्लंघन के समय कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए उत्तरदायी था उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और नियमानुसार दंड का भागी होगा। किंतु यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि उल्लंघन बिना उसके ज्ञान के हुआ है अथवा उसने उल्लंघन को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होना। इस अधिनियम की उपधारा 1 के अंतर्गत जब तक इसके प्रतिकूल कोई अन्य बात ना कही गई हो, यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियम, निर्देश, आदेश का कंपनी की स्वीकृति अथवा जानकारी से उल्लंघन हुआ है तो कंपनी का प्रत्येक दोषी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी दंड का भागी होगा। नेक्स्ट है कुछ मामलों में मृत्यु अथवा दिवालियापन। अधिनियम की धारा 13 के अधीन यदि कोई अधिकार, दायित्व, उत्तरदायित्व हो तो वह संबंधित व्यक्ति की मृत्यु अथवा दिवालियापन की स्थिति में समाप्त नहीं होगा। ऐसे मृतक अथवा दिवालिया व्यक्ति के वैधानिक उत्तराधिकारी अथवा अन्य उत्तरदायी व्यक्ति उत्तरदायी माने जाएंगे। नेक्स्ट है वैधानिक कार्रवाइयों को रोकना। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि केंद्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक अथवा केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय अथवा
कर्तव्यों का निष्पादन करते समय सद्विश्वास में कोई कार्य किया हो अथवा कोई नियम, नियमन, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश दिया हो तो वह उसके विरुद्ध की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही रोक दी जाएगी। नेक्स्ट है कठिनाइयों का हटाया जाना। कठिनाइयों को हटाए जाने के संबंध में जो पहला बिंदु है वह है केंद्रीय सरकार को अधिकार। इस अधिनियम के प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई आती हो तो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा इन कठिनाइयों को हटा सकती है, किंतु इस अधिनियम के प्रभावी होने से 2 वर्ष के पश्चात ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आदेश को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। इस उपधारा 1 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है नियमों को बनाने का अधिकार अथवा शक्तियां। इसमें पहला बिंदु है केंद्रीय सरकार को अधिकार। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रचलन हेतु नियमों को बना सकती है। अगला है नियमों में समावेश। फेमा एक्ट के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के इन नियमों में निम्न का समावेश भी किया जा सकता है। जैसे धारा 5 के अंतर्गत चालू खाते के सौदों पर उचित प्रतिबंधों पर लगाया जाना। धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन उल्लंघन की दशा में सुलह करने का ढंग। धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन अभिनिर्णयन या निर्णयकर्ता अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का ढंग। धारा 17 व 19 के अंतर्गत अपील करने का प्रारूप एवं शुल्क। इसी प्रकार अपीलेट न्यायाधिकरण विशेष निर्देशक अपील के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को देय, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें आदि। इसके अलावा अन्य कोई मामला जो कि आवश्यक हो अथवा निर्धारित किया गया हो। अगला देखेंगे नियमों को बनाने की शक्ति अथवा अधिकार। इसमें रिजर्व बैंक के अधिकार। रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा इन अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियमनों अथवा नियमों को बना सकता है। नियमनों में समावेश। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के नियमनों में निम्न का समावेश किया जा सकता है अथवा निम्न के संबंध में नियमन बनाए जा सकते हैं। इसमें पहला है पूंजी खाता सौदों के अनुमति योग्य वर्ग। ऐसे सौदे की विदेशी विनिमय की अनुमति योग्य सीमाएं तथा धारा के अंतर्गत कुल पूंजी खाता सौदों पर रोक, प्रतिबंध अथवा नियमन। धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत घोषणा करने का ढंग एवं प्रारूप।
धारा 8 के अधीन विदेशी विनिमय का देश प्रत्यावर्तन की अवधि का ढंग। धारा 9 के वाक्य आ के अधीन विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी सिक्कों को किसी व्यक्ति द्वारा अपने पास रखने की सीमा। धारा 9 के अधीन विदेशी मुद्रा खाता रखने अथवा प्रचलन करने वाले व्यक्तियों का वर्ग एवं सीमाएं। इसके अलावा अन्य कोई विषय जो कि आवश्यक हों एवं विशिष्ट किए गए हों वो भी नियमनों के समावेश में लाई जा सकती है। अगला है संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नियम एवं नियमन। फेमा एक्ट के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम एवं नियमन दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों सदन नियम एवं नियमन में संशोधन करने के लिए सहमत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संशोधित रूप में ही नियम अथवा नियमन लागू होंगे। यदि दोनों सदन इस बात से सहमत हों कि नियम अथवा नियमन निर्मित न किए जाएं तो वे लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है निरस्त अथवा बचाव खंड। विदेशी विनिमय अधिनियम इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 को निरस्त किया जाता है और इसके अंतर्गत धारा 52 के अंतर्गत निर्मित अपीलेट मंडल भी समाप्त हुआ समझा जाए। अपीलेट मंडल के समापन के कारण उसमें नियुक्त सभी व्यक्तियों को कार्यमुक्त माना जाए। किसी भी अध्यक्ष अथवा सदस्य को पारिश्रमिक पाने का अधिकार निरसन या निरस्त होने के बाद नहीं होगा। धन्यवाद।